कि बर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे एक टाइम पे राज किया करती थी, उसको ना हटा दिया गया था। पहले हटा दिया गया था, लेकिन फिर एक ऐसी संधि साइन हुई थी जिसके द्वारा उसको वापस पावर में रिस्टोर कर दिया गया था। बच्चों 1832 में हमारी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया गया था, इस संधि को पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो पूर्ण स्वराज की जब बात करते हैं कि पूरे तरीके से हमको आजादी चाहिए, तो इस चीज के लिए हम फाइट करेंगे। ये जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने डिसाइड करा था, और वो एक रेडिकल लीडर में से थे कांग्रेस के अंदर। तो उनको वो कहते हैं हमें ये छोटी मोटी जो ब्रिटिशर्स गोली दे रहे हैं ना, इससे हमें कोई असर पड़ नहीं रहा है, हमें पूरी आजादी चाहिए। और वो फिर इसी रेजोल्यूशन की बात करते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं और बोलते हैं कि 26 जनवरी जो आने वाला है उसको हम एक आजादी दिवस की तरह मनाएंगे। और ये सारी की सारी बातें जो करी गई थी वो करी गई थी लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस में, वही लगदी लाहौर दिया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। बच्चों दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन होने वाला है जहां पर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th हिस्ट्री बोर्ड्स 2023-2024 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ना मेरे जितना ही मजा इस सेशन में आने वाला है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अटेम्प्ट करेंगे साथ साथ उनको। तो आपको एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है, ठीक है। फटाफट से उस कॉपी और पेन को लेके बैठ जाना है जल्दी से। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, वीडियो को पॉज यहीं पे कीजिए और जल्दी जल्दी से जो है आपको लिखने हैं सारे के सारे आंसर्स। और बच्चों जब मैं आपको आंसर्स बताती जाऊंगी, आपको उसके अगेंस्ट टिक या क्रॉस भी मार्क करना है, तो एंड में, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम कितने पानी में हैं और कितना कुछ हमको आता है, ठीक है। अब ये ईमानदारी से करना, ऐसा नहीं है कि फुल मार्क्स कोई तुम्हारे तुम स्कोर कर लोगे तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगी, या अच्छी बात है अगर फुल मार्क्स भी स्कोर करोगे, बट ईमानदारी से करना यार, ताकि हमें ना पता चल जाए कि हमने कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी तैयारी नहीं कर रखी, ठीक है। सो ढंग से मैं टाइम दूंगी तुमको, हर एक क्वेश्चन पढ़ूंगी, ऑप्शंस बताऊंगी, तुम लोग आंसर लिखोगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि सही ऑप्शन क्या था। उसको देखकर और सुनकर तुम्हें जो है उसके अगेंस्ट टिक मार्क या क्रॉस मार्क करना होगा। और फिर एंड में जो है हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे आउट ऑफ 50 जो कि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं कितने नंबर बने हैं, ठीक है। तो 50 प्रश्न है, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। अब सेशन में आगे जाने से पहले एक और चीज जो मैं तुमको बता दूं, तुम बोलोगे मैम हम ये एमसीक्यू क्वेश्चंस क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जो हमारा फर्स्ट सेक्शन आता है, यानी कि जो सेक्शन ए आने वाला है, उसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और यार वो ना एक गोल्डन चांस है तुम लोगों के लिए फुल मार्क्स को स्कोर करने का। थ्योरी में हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट यार ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें हम गड़बड़ नहीं कर सकते, हमें वो पूरे नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, और वो पूरे नंबर कब आएंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से चैप्टर को रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। और अगर हमने मैम की क्लासेस देखी होंगी, तो नहीं देखी तो चैनल पे सारी अवेलेबल है, सारे वन शॉट अवेलेबल है, फटाफट से जाकर देख लो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग अपने सेशन को चालू करने जा रहे हैं, फटाफट से बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग अटेम्प्ट करते जाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, ऑप्शंस बताऊंगी, तुम आंसर लिखोगे फटाफट से। आई होप कॉपी और पेन तैयार है। चलिए जल्दी से नंबर वहां पे डालिए, नंबर 1। और नंबर 1 क्वेश्चन ये रहा। नंबर 1 क्वेश्चन है कि रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड डैश वाज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, डैश बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो यार आप लोगों को अगर याद हो, ये ना एक टॉपिक हमने पढ़ा था, हिंट विंट कुछ नहीं दे रही हूं, यहाँ पे सिंपली लिखा है कि रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि जो क्षेत्रीय अलग अलग लोकल भाषाएं बोली जाती थी उनको डिस्करेज किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि ये सब मत यूज करो। और एक ऐसी भाषा थी जिसको देश का कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया था कि सभी उसमें बोले, सभी उसमें बातचीत करें, शायद उससे जो है लोगों के बीच में यूनिटी बढ़ेगी। कौन सी भाषा की यहाँ पे बात की जा रही है, इंग्लिश, पॉलिश लैंग्वेज, फ्रेंच या फिर इटालियन। ABCD में से तुमको फटाफट से अपना जवाब लिखना है जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूं, फटाफट से लिख दो। चलिए डन है, ऑल राइट, फटाफट से इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली फ्रेंच। अगर आप लोगों को याद हो तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक टॉपिक था जहां पर हमने कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात करी थी, फ्रेंच नेशन की बात करी थी, तो वहां पे यही हो रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करा जा रहा था, कॉमन लैंग्वेज देश का बना दिया गया था और सभी को बोला जा रहा था कि सिर्फ फ्रेंच भाषा में बात करो, ठीक है। ऑल्दो ऑब्वियसली चीज गलत है, मतलब देश में अगर आपकी डाइवर्सिटी है तो उस डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही भाषा का इस्तेमाल प्रमोट किया जा रहा था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। टिक मार्क था तो टिक कर देना, नहीं तो कांटा लगा देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 2 डाल दो।
Which area was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871? यूरोप में वो कौन सा इलाका था, कौन सा एरिया था जहां पर नेशनलिस्ट टेंशन्स होने लग गई थी आफ्टर 1871? यानी कि हर कोई अपनी आजादी को असर्ट करने लग गया था, हर कोई आजाद होना चाहता था इस एरिया के अंदर। सदर्न यूरोप, मिड यूरोप, बैल्कन स्टेट्स या फिर ईस्टर्न स्टेट्स? फटाफट से बच्चों आप लोग अपना जवाब लिख दीजिए जल्दी से। 5 4 3 2 1 टिकटिकी, है ना? चलिए, ऑल राइट, तो यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था, आई होप सभी ने लिख दिया है, करेक्ट आंसर होना चाहिए था बैल्कन स्टेट्स। बच्चों जो हमारा बैल्कन रीजन था यूरोप के अंदर, वो बन गया था एक बहुत सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस, क्योंकि वहां पे जो अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज थी, बॉस्निया, हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, ये सब अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने लग गए थे जब ऑटोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ था, ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ था, और यहाँ के लोगों के अंदर कल्चरल, हम बोल सकते हैं नेशनलिज्म की भावना जो है फैलने लगी थी। ठीक है, तो तब जो है यहाँ के लोग नेशनलिज्म की बात करने लगते हैं, अपनी आजादी को एसर्ट करने लगते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न पे नंबर 3 लिख दीजिए। अब जो है आपको तीसरा प्रश्न अटेम्प्ट करना है। तीसरा प्रश्न है, व्हेन वाज आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम? फटाफट से मुझे बताओ, आयरलैंड को जोर जबरदस्ती से यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना लिया गया था बच्चों, कौन सा साल था वो? 1798, 1801, 1800 या फिर 1799? जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, ABCD में से। चीटिंग नहीं करनी है, चीटर नहीं बनना है लाइफ में, कुछ भी बन जाओ पर चीटर नहीं बनना है, ठीक है? जल्दी जल्दी से बच्चे लोग मुझे बताएंगे ABC या D। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, ठीक है, 1801। और बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि जब भी हम लोग यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, अगर किसी को नहीं पता कि यूके में कौन कौन आता है, तो यार यूके में हमारा नदर्न आयरलैंड आता है, नदर्न आयरलैंड आता है, और नदर्न आयरलैंड प्लस वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये सब मिलकर आपका बनता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ये सारी जगहों को मिलाकर बनता है, और फोर्सिबली जो है नदर्न आयरलैंड को अपना लिया गया था, हिस्सा बना लिया गया था यूनाइटेड किंगडम का 1801 में। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है किसने होस्ट करी है ट्रीटी ऑफ वियना? ये जो संधि थी वियना की, किसके द्वारा होस्ट करी गई थी? होस्ट और दोस्त आपके कौन थे? फ्रेडरिक सोरू, विक्टर इमैनुअल, ड्यूक मेटर्निच या फिर गिउसेप्पे गैरिबाल्डी? ABC या D, किसने होस्ट की थी? तो यहां पर करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन C, ड्यूक मेटर्निच। मेटर्निच जी जो कि कंजर्वेटिव थे, उन्होंने इस ट्रीटी को होस्ट करा था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 लिख दीजिए और आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। दास वोक का मतलब क्या था इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन नंबर A है डेमोक्रेसी, ऑप्शन B है फैक्ट्री वर्कर्स, ऑप्शन C है स्लम ड्वेलर्स, ऑप्शन D है कॉमन पीपल। दास वोक का क्या मतलब था ABCD में से? फटाफट से बच्चे लोग मुझे बताइए, ABC या D? ओके, ऑल राइट, पहुंच गए हैं आंसर तक, ठीक है। हाँ जी, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, कॉमन पीपल। जिसने सही करा है जल्दी से टिक मार्क लगा दीजिए, और फटाफट से हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा 6th क्वेश्चन। चलिए बच्चों, 6th क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर आप लोगों से, द फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेप्पे मज़ीनी was born in dash in 1807। तो हमारे इटली के एक बहुत महान क्रांतिकारी मज़ीनी जी 1807 में पैदा हुए थे, लेकिन कहाँ पे पैदा हुए थे? टूरिन, रोम, जेनोआ या फिर एटलांटा? कौन सी जगह है जहां वो पैदा हुए थे? मैम हमें ये नहीं पता हम कहाँ पैदा हुए थे, है ना, लेकिन जल्दी से बताओ यार, टाइम नहीं वेस्ट करना है ज्यादा। ABC या D? फटाफट से ABC या D? आई होप सभी ने बता दिया है। ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, जेनोआ इज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पे पैदा हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। 7th क्वेश्चन है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बैल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द डैश एम्पायर। बैल्कन रीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एम्पायर के कंट्रोल में था। कौन से एम्पायर की बात की जा रही है?
ग्रीक एम्पायर, रशियन एम्पायर, प्रूशियन एम्पायर या फिर ऑटोमैन एम्पायर? ABCD बच्चों, बैल्कन रीजन, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि बैल्कन रीजन वही रीजन जो कि एक सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशंस का। वहां पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, अलग अलग आइडेंटिटीज रहती थी। क्या बोला जाता था उन एथनिक ग्रुप्स को? मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि बैल्कन रीजन में जो मैक्सिमम लोग रहते थे उनको एक कॉमन नाम से जाना जाता था। क्या था वो कॉमन नाम? जो बताएगा उसके लिए वर्चुअल मनी, असली में नहीं दे रही हूँ, ठीक है, अप्रिसिएशन, माई लव फॉर दैट पर्सन। तो मुझे जरूर बताइएगा कि क्या मतलब मैं जो पूछ रही हूँ उसका क्या जवाब है। और उसी के साथ देख लीजिए यहाँ पर आंसर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बच्चों। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑटोमैन एम्पायर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने तब नहीं सुनी थी मेरी बात ध्यान से तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखो किस तरीके से चैप्टर्स का रिविजन भी साथ साथ हो रहा है, ठीक है। देखिए, बैल्कन रीजन में अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज रहती थी। मैक्सिमम ये जो रीजन था ऑटोमैन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमैन एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेशन होने लगता है और जब रोमांटिक नेशनलिज्म यहाँ फैलने लगता है तब लोग अपनी इंडिपेंडेंस को एसर्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो ऑटोमैन एम्पायर के कंट्रोल में था। चलिए 8वें प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। क्या है 8वां प्रश्न? चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। द बर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power after signing the treaty of dash Vienna, कॉन्स्टेंटिनोपल, मार्सेल्स या प्रूशिया। बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि बर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे एक टाइम पे राज किया करती थी उसको ना हटा दिया गया था। पहले हटा दिया गया था लेकिन फिर एक ऐसी संधि साइन हुई थी जिसके द्वारा उसको वापस पावर में रिस्टोर कर दिया गया था। एक हिंट देती हूँ, ये वही संधि थी बच्चों जिससे कि कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस लाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। कंजर्वेटिव ऑर्डर, कंजर्वेटिव रेजीम्स जो पुराने राजा महाराजा थे उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही थी। यूरोप में कंजर्वेटिव रेजीम को बनाने की कोशिश की जा रही थी इस ट्रीटी द्वारा, और तभी जो है बर्बन डायनेस्टी को भी वापस पावर में रिस्टोर किया जाता है। मुझे बताइए कौन सी ट्रीटी है ये? सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रीटी ऑफ वियना। दिस वाज ट्राइंग टू restore the conservative order in यूरोप। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कंजर्वेटिव ऑर्डर को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही थी इस ट्रीटी द्वारा। अभी तक हम लोग 8वें प्रश्न पे आ गए हैं, तो मैं आप लोगों से पूछूंगी 10वें प्रश्न तक क्या क्या स्कोर रहा आप लोगों का, आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो धुआंधार तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है कि अभी तक तो काफी आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, बच्चों ने जो है ऐसे फटाक से जवाब दे दिया होगा, है ना, क्या बड़ी बात है। चलो देखो बच्चों, 9th क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन व्हिच ईयर? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये ट्रीटी क्यों साइन की गई थी क्योंकि आई थिंक उस पर भी एक क्वेश्चन है। तो अभी सिर्फ मैं इतना बोल रही हूं कि ये जो है ट्रीटी कौन से साल में साइन की गई थी, साल बताना है। 1835, 1735, 1834 या फिर 1832। 9वां प्रश्न है ये हमारा बच्चों, मुझे जल्दी जल्दी से बताइए ABCD। तो मैंने ये साल याद होना चाहिए, अगर याद नहीं था ना अभी याद कर लेना, कोई भी ट्रिक लगा के याद कर लेना, ठीक है, लेकिन याद जरूर कर लेना। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज 1832 यानी कि ऑप्शन डी। बच्चों 1832 में हमारी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया गया था, इस संधि को पे हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए ऑलराइट, आई होप यहां तक बड़ी तेजी से हम लोग जो है आ गए हैं, 10वें प्रश्न पे आ गए हैं और 10वां प्रश्न उड़ गया है मेरे को लगता है। चलिए 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। अभी 10वें प्रश्न को इग्नोर करते हैं, जो भी 10वां प्रश्न था मैं आपको बताऊंगी कि क्या था वो 10वां प्रश्न, ठीक है, तो उसको अभी हम लेकर आएंगे वापसी। 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं, कोई नहीं उसको स्किप कीजिए। 11वां प्रश्न है, गांधी जी ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट दी। इसको अपना 10वां प्रश्न मानिए, ठीक है। गांधी जी चंपारण गए थे जो कि कहां पे है, बिहार में है, और वहां पर जो किसान थे, जो पेजेंट्स थे, उनको वो एक तरीके से मोटिवेट करने गए थे, इंस्पिरेशन देने गए थे। टू स्ट्रगल अगेंस्ट द, किसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए? अपर कास्ट लोगों के खिलाफ, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स के खिलाफ, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जो जगह थी चंपारण, यहां पर गांधी जी ने अपना सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा था, ठीक है।
फार्मर्स के सपोर्ट में ऑर्गेनाइज करा था इस सत्याग्रह को। लेकिन बेसिकली ये जो सत्याग्रह था ये किसके खिलाफ था, किसके अगेंस्ट ये स्ट्रगल था? तो आप लोगों को मुझे यही बताना है, सिंपली ABCD ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके आपको मेरे को बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फटाफट से बताएंगे किसके खिलाफ ये संघर्ष था। ABCD में से आपको सिलेक्ट करना है और यहां पर टाइम अप होता है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। बच्चों बेसिकली स्टोरी क्या थी, हम लोग देखते हैं कि चंपारण के अंदर ना जो हमारे ब्रिटिश लोग थे जिनके बड़े बड़े प्लांटेशंस थे, तो वो उन प्लांटेशंस पे जबरन फार्मर से इंडिगो की खेती करवाया करते थे। ठीक है, इंडिगो की खेती करवाते थे और इंडिगो अगर एक बारी कोई फार्मर उगा देता था अपने खेत में, तो उससे क्या होता था कि एक तो वो फसल जो है उगती तो चलो थी, बट उसके अलावा और वो किसी चीज की खेती नहीं कर पाते थे, प्लस वो काफी आपकी जमीन को इनफर्टाइल बना देती थी। ठीक है, वो ज्यादा फर्टाइल, ज्यादा उपजाऊ जमीन बचती नहीं थी एक बारी जब आप वहां पे इंडिगो उगा दो तो इस वजह से फार्मर्स वहां के बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक तो उनको जबरन इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी, प्लस उससे ना उनकी जमीन उपजाऊ भी नहीं रहती थी। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए गांधी जी फार्मर्स के सपोर्ट में इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ जो है संघर्ष करने के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न है, इन 1905 who painted the image of Bharat Mata shown as dispensing the learning, food and clothing? 1905 के अंदर कौन थे वो महान कलाकार, कौन थे वो महान आर्टिस्ट जिन्होंने भारत माता की इमेज को पेंट करा था, जिसमें भारत माता एक तरीके से शिक्षा बांट रही हैं, खाना उनके हाथ में है, क्लोथिंग तो उसका एक सिंबल बन रखी है? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बच्चों आपको फटाफट से मुझे बताना है। तो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों ने बच्चों सभी ने आंसर्स दे दिए हैं अपने। ठीक है, तो 1905 में हम यहाँ पर अगर देखें तो किसने हमारी भारत माता की इस इमेज को पेंट करा था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और अभी वापस हम जरा एक क्वेश्चन जो हमारा मिस हो गया था उस पर आ जाते हैं। तो ये है हमारा 10वां प्रश्न। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डैश इन फ्रांस। बच्चों फटाफट से बता दीजिए। देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नेपोलियन ने किस चीज का खात्मा कर दिया था फ्रांस में? लोगों की बात नहीं हो रही है। मोनार्की, डेमोक्रेसी, फेडरल रूल या फिर सॉवरेनिटी, किस चीज को बिल्कुल नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था? फटाफट से मेरे को बताइए। फटाफट से आप लोग मुझे जो है जवाब देंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हल्की फुल्की जो थी उसको भी नष्ट। चलो 10वें, 11वें, 12वें प्रश्न के बाद अब हम आते हैं 13th क्वेश्चन पर। और 13th क्वेश्चन क्या है बच्चों? 13th क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था इंडिया के अंदर। जब साइमन कमीशन आई थी, आप लोगों को याद होगा, लोग जो है ना ऐसे बड़े बड़े बैनर लेके खड़े हो गए थे कि साइमन गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम, जहां से आए हो वहीं को वापस लौट जाओ। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसे लोग क्यों वैसे बैनर लेके खड़े थे? देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग, कांग्रेस फेल्ट दैट पीपल डिजर्व्ड स्वराज, या फिर देयर वर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स? क्या रीजन था जिसकी वजह से साइमन कमीशन को इस स्केल पे बॉयकॉट करा गया था? बच्चों वही साइमन कमीशन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखने आई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस सजेस्ट करने आई थी, उसी कमीशन को लोग वापस भेज रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि द रीजन वाज प्रीटी सिंपल। द रीजन वाज कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। बताओ भाई लोग, हमारे लिए ही संविधान बनाने की बात हो रही है, हमारे लिए ही हर चीज करने की बात हो रही है, और उसमें कोई भारतीय इंसान भी नहीं है। अंग्रेज करेंगे, अब अंग्रेज लिखेंगे संविधान, अंग्रेज बताएंगे उसमें क्या चेंजेस होने हैं। ठीक है, सो इस वजह से वापस इनको इनके घर भेज दिया गया था। चलिए 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी लोगों से, लिख लीजिए फटाफट से इसका आंसर लिख लीजिए। द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एट व्हिच सेशन ऑफ द कांग्रेस? बच्चों कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था, कहां पर वो सेशन था जहां पे पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया गया था? कराची सेशन, हरिपुर सेशन, लाहौर सेशन या फिर लखनऊ सेशन? फटाफट से मुझे आप लोग ABCD में से अपना आंसर देंगे। कौन से सेशन की बात हो रही है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से ABCD। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स लिख लिए हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी बताऊंगी। तो पूर्ण स्वराज की जब बात करते हैं कि पूरे तरीके से हमको आजादी चाहिए, तो इस चीज के लिए हम फाइट करेंगे। ये जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने डिसाइड करा था,
और वो एक रेडिकल लीडर में से थे कांग्रेस के अंदर, तो उनको वो कहते हैं हमें ये छोटी मोटी जो ब्रिटिशर्स गोली दे रहे हैं ना, इससे हमें कोई असर पड़ नहीं रहा है, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और वो फिर इसी रेजोल्यूशन की बात करते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं और बोलते हैं कि 26 जनवरी जो आने वाला है उसको हम एक आज़ादी दिवस की तरह मनाएंगे। और ये सारी की सारी बातें जो करी गई थी वो करी गई थी लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस में, वही लगदी लाहौर दिया। तो बच्चों इससे याद रखिएगा, ठीक है, कि लाहौर सेशन में बात करी गई थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कांग्रेस का ये सेशन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, आई होप टिक मार्क मारा होगा सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करने के लिए तैयार रहिए बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो। Who led the peasants movement in Awadh during the non-cooperation movement? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के अंदर जो पेजेंट्स मूवमेंट थी, जो किसानों की मूवमेंट थी, किसानों का जो आंदोलन था, उसको कौन लीड कर रहा था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र या फिर सरदार पटेल? बच्चों, हु वाज द लीडर ऑफ दैट पेजेंट मूवमेंट इन अवध? फटाफट से ABCD में से आप लोग मुझे बताएंगे, A, B, C या D, जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे, ठीक है, फटाक से बताएंगे। ऑल राइट, बिल्कुल सही जवाब है, मेरे को पता है, मैंने पढ़ लिया है तुम्हारे दिमाग को। इट इज ऑप्शन सी, बाबा रामचंद्र। बच्चों, बाबा रामचंद्र जो कि खुद क्या थे, खुद एक इंडेंट्योर्ड लेबर रहे थे, वो जिनको एक तरीके से बाहर एक टाइम पे भेजा गया था। जब वो वापस भारत लौटे थे फिर उन्होंने इस पेजेंट मूवमेंट को सपोर्ट भी करा था। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी जो कि फादर ऑफ द नेशन है, जिनकी जो फोटो है हर नोट पे छपी है, वो भारत अपने देश वापस कब लौटे थे बच्चों? फटाफट से मुझे बताइए। जनवरी 1916, जनवरी 1915, मार्च 1921 या फिर अप्रैल 1917? फटाफट से, इट इज वेरी वेरी सिंपल। हम सभी को पता होना चाहिए कि गांधी जी जो कि साउथ अफ्रीका में लड़ भी रहे थे रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ, वो वापस अपने देश कब लौटते हैं? ये सब एक तरीके से सत्याग्रह भी प्रैक्टिस करके आए थे बाहर से, राइट? पर वो वापस अपने देश कब लौटते हैं, कौन सा साल था, कौन सा महीना था, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। पता है ना? जल्दी से बताओ, ABC या D, जल्दी जल्दी, ABC या D? ऑल राइट, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जनवरी 1915। चलिए अगले प्रश्न पे आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में क्या बात हो रही है देखते हैं। At the Congress session at Dash in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. बच्चों, एक कांग्रेस सेशन की बात हो रही है। कौन सा कांग्रेस सेशन था वो? दिसंबर 1920 की बात हो रही है, ठीक है। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन था। उस कांग्रेस सेशन में कॉम्प्रोमाइज जो है हो गया था लोगों के बीच में, और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था। कौन से कांग्रेस सेशन की यहाँ पे बात की जा रही है? इलाहाबाद का कांग्रेस सेशन था, बॉम्बे का कांग्रेस सेशन था, नागपुर कांग्रेस सेशन था या फिर कैलकाटा का कांग्रेस सेशन था? ABCD में से आप लोगों को बताना है कौन से कांग्रेस सेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, फटाफट से। तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि एक तरीके से कुछ लोग जो हैं वो खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट थे, कि खिलाफत मूवमेंट को हम क्यों साथ में अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि यार नॉन कोऑपरेशन, अगर हम असहयोग करेंगे तो फिर हम इलेक्शंस में पार्ट कैसे लेंगे, पॉलिटिक्स में कैसे जीतेंगे, या कुछ भी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। सो बहुत सारे ऐसे हम बोल सकते हैं मिक्स्ड रिएक्शंस थे लोगों के टूवर्ड्स नॉन कोऑपरेशन, लेकिन बाद में सब सहमत हो जाते हैं और नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। कौन से सेशन में करा जाता है? तो इसी के साथ मैं आपको आंसर दे देती हूँ। अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी बताया है तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि नागपुर सेशन के अंदर इसको जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। तो सब सहमत हो गए कि हाँ जी चलिए अब हम नॉन कोऑपरेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चालू करेंगे नॉन कोऑपरेशन को। चलिए 18वां प्रश्न यहाँ पर आ गया है, और 18वें प्रश्न में पूछा गया है कि द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एज पर डैश। बच्चों, प्लांटेशन वर्कर्स यानी कि बहुत सारे वर्कर्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बड़ी बड़ी प्लांटेशंस में काम कर रहे थे, उन वर्कर्स के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। दे वर इन अ वेरी कन्फाइंड स्पेस। वो लोग जो है अपने फील्ड से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर उन्हें बाहर जाना भी है तो उन्हें जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, और उन्हें परमिशन मिलती ही नहीं थी, ठीक है। तो कोई उन्हें अलाउ करता ही नहीं था बाहर जाने के लिए भी। प्लस वो अपने घर बार भी अगर उनको कभी मिलने जाना है तो भी वो नहीं जा सकते थे, तो अपने घर से दूर थे, काम कर रहे थे, प्लस उन्हें फील्ड से भी बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो काफी कैद में वो यहाँ पे जी रहे थे। कौन सी एक्ट के थ्रू उन पर ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी?
इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ऑफ 1866, ऑफ 1879 या फिर ऑफ 1869? तो ऑब्वियसली इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट तो है, लेकिन कौन से साल में आई थी एक्ट, आपको ये बताना है ABCD में से। फटाफट से अपना जवाब आप लोग मेरे को दे देंगे, जल्दी जल्दी से दे देंगे, ठीक है? जल्दी 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 जल्दी। चलो जी, करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए 1859। याद रखिएगा बच्चों, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के अकॉर्डिंग दीज पीपल वर कन्फाइंड इन दैट स्पेस, दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द प्लांटेशन, ठीक है? परमिशन उनको मिलती नहीं थी, कुछ वो कर पाते नहीं थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा गया है, दो लीडर्स थे जिन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी। बताइए कौन से दो लीडर्स थे ये जिन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म करी? CR दास मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू CR दास, जवाहरलाल नेहरू गांधी। ABCD में से फटाफट से आई एम गिविंग यू 5 to 10 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी से आप लिखेंगे अपना जवाब। क्या है जवाब? फटाफट से, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द आंसर। वेरी वेरी सिंपल इट इज, वेरी वेरी सिंपल। ऑल राइट, ओके, आई होप सभी ने यही जवाब दिया है बच्चों। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। सो दीज टू फॉर्म द स्वराज पार्टी। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20th क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी, फिर से गांधी जी की बात आ गई है। गांधी जी ने अपनी फेमस सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च जो स्टार्ट करी थी, जहां पे वो अपने आश्रम साबरमती से दांडी तक चलकर गए थे, कितना डिस्टेंस उन्होंने बीच में कवर करा था? तो अपने आश्रम साबरमती से चलना शुरू करते हैं, अपने सारे के सारे वॉलंटियर्स के साथ में चलते रहते हैं, अपनी डंडी हाथ में पकड़कर तेज तेज। और बच्चों कितने डिस्टेंस को उन्होंने कवर करा था दांडी पहुंचने तक? सोचो, पैदल गए थे, मैराथन। हाँ, कितना? 260 माइल, 240 माइल, 600 माइल या 500 माइल? कितनी माइल्स उन्होंने कवर करी थी? बीच बीच में रुक कर लोगों को अपना जो है मैसेज भी देते थे, लोगों को जो है जागरूक भी करते थे, जो आजादी का संघर्ष चल रहा था उसके बारे में भी। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करके गए थे यार। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, A, B, C या D क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? फटाफट से, जल्दी जल्दी से। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 240 माइल्स। ठीक है बच्चों, तो 240 माइल्स का जो डिस्टेंस है ये कवर करते हैं, और 240 माइल्स तक ये अपने वॉलंटियर्स के साथ चलते हुए गए थे। और फिर ये दांडी पहुंचते हैं। दांडी पहुंचकर, दांडी एक कोस्टल टाउन था, हमेशा याद रखिएगा कि दांडी क्या था? दांडी एक कोस्टल टाउन था। और दांडी पहुंचकर, जो कि गुजरात में था, तो दांडी पहुंचकर इन्होंने क्या करा था बच्चों? इन्होंने सॉल्ट लॉ को वायलेट करा था। सो ही, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला देती हूँ, वायलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। नमक उन्होंने वहां बनाया था, लाइव बनाया था नमक। कैसे? तो समुद्र का पानी नमकीन होता है, समुद्र के पानी को इवेपोरेट करा, नमक बन गया, और उससे जो है एक तरीके से ब्रिटिशर्स को उन्होंने नीचा दिखा दिया कि भाई ब्रिटिशर्स, तुमने तो सॉल्ट लॉ बना रखा है जहां पे सिर्फ तुम्हारे पास मोनोपोली है कि तुम ही सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, बट अब देखो हमने भी सॉल्ट प्रोड्यूस कर लिया। तो ये बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी, जहां पर वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स के जितने भी कानून थे उनको डिसोबे करने लगे थे, और उन्होंने सॉल्ट लॉ को वायलेट करा और नमक बना दिया समुद्र के पानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा 21वां क्वेश्चन। और 21वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी इरविन पैक्ट जो था वो कब साइन किया गया था? बच्चों अगर आप लोगों को याद हो, गांधी और इरविन जी जो कि वाइसरॉय थे, उनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, और उस पैक्ट के हिसाब से ये जो है बात की गई थी कि इरविन जी ने बोला था कि आप जो है लंदन आओगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। गांधी जी मान गए थे, लेकिन इस शर्त पे माने थे कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर रखा है उन सभी को रिलीज कर दिया जाएगा, उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है शर्तें लगी थी और ये पैक्ट साइन हुआ था। लेकिन कब साइन हुआ था? 5 अप्रैल 1932, 5 मार्च, 5th of March 1931, 5th of May 1931 या 5th of June 1932। तो साल कौन सा था, महीना कौन सा था, तारीख तो 5 तारीख दिख रही है यहाँ पे, लेकिन फटाफट से मुझे बताइए विच डेट वाज इट? A, B, C या D में से जल्दी जल्दी से मुझे बताइए। सो द करेक्ट डेट इज ऑप्शन बी, 5th of March 1931। अगर अभी तक याद नहीं थी तो याद कर लो, 5th of March 1931 को गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन होता है। ऑलराइट, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा 22nd क्वेश्चन, और 22nd क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, चलिए पढ़ लेते हैं. Which of the following was the most powerful weapon that was used by the Spanish to conquer America? अमेरिका पे जीत हासिल करने के लिए, अमेरिकन को हराने के लिए स्पेनिश लोगों द्वारा कौन सा हथियार जो है वो यूज करा गया है? बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर भी है. फटाफट से मुझे बताइए, एटम बॉम्ब, नेवी, जर्म्स या फिर पॉइजनस गैस. तो किस हथियार से जो है स्पेनिश लोगों ने कॉन्कर करा है अमेरिकन के ऊपर, कैसे उन्होंने जीत हासिल करी है अमेरिकन के ऊपर? व्हाट वाज द वेरी वेरी पावरफुल वेपन दैट दे यूज्ड? जल्दी जल्दी से आप लोग मेरे को बताएंगे, ए, बी, सी और डी में से. फटाफट से मुझे बताएंगे, जल्दी जल्दी से मुझे बताएंगे. ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. तो यहां पर आई होप सभी ने अपना जवाब दे दिया है. बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, जर्म्स. हाँ, आप क्या सोच रहे थे, गोली बारूद की बात हो रही है? नहीं बच्चों, इन्होंने गोली बारूद से नहीं बल्कि जर्म्स का इस्तेमाल करके एक बायोलॉजिकल वॉर करी, और वहां के लोग जो हैं मर गए. बहुत से लोग इन जर्म्स की वजह से मर गए, क्योंकि वो जर्म्स जो थे, अभी उस पर भी क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके अगेंस्ट किसी के पास इम्यूनिटी नहीं थी. सो मेनी ऑफ द पीपल डाइड. जब उन्हें वो बीमारी लगी, जिस बीमारी की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, वो बीमारी लगती है और वो लोग मर जाते हैं, और जिसके बाद इजी हो गया था स्पेनिश लोगों के लिए टू कॉन्कर अमेरिका. चलिए 23rd क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. 23rd क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसको. प्रेशियस मेटल्स, बहुत कीमती मेटल, पर्टिकुलरली डैश फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. तो बच्चों यूरोप जो है ना साउथ अमेरिका में चला गया था. साउथ अमेरिका के अंदर जो पेरू थे, मेक्सिको थे, वहां पे माइंस थी. ठीक है, तो उन्होंने माइनिंग करी, कुछ प्रेशियस मेटल्स उन्होंने एक्सट्रैक्ट करे वहां से. तो इससे यूरोप का पैसा भी बढ़ता है, वेल्थ में भी यूरोप बढ़ता है, और साथ ही में जो एशिया के साथ वो ट्रेड करता था एज अ पेमेंट हम लोगों को देने के लिए, एशियंस को देने के लिए, वो पेमेंट देने के लिए भी इस मेटल का इस्तेमाल करता है. कौन सा मेटल था ये? पर्टिकुलरली कॉपर, बॉक्साइट, आयरन और या सिल्वर. कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा था यूरोप, जिससे कि उसकी वेल्थ भी बढ़ रही थी, वो पेमेंट भी दे पा रहा था? कौन सा मेटल था ये? ए, बी, सी, डी में से आपको बताना है सिंपली. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, सिल्वर. ठीक है बच्चों, चांदी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि मेनी एक्सपीडिशंस set off in search of El Dorado, which was the fabled city of Dash. बहुत से लोग सफर पर निकल पड़ते हैं एल डोराडो की खोज में, जो कि कहानियों में बताया जाता था कि एक नगरी है. जो आंसर नहीं देना है, ठीक है. सिल्वर की नगरी, एमरल्ड की नगरी, और डायमंड की नगरी है, या गोल्ड की नगरी है? जल्दी जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, फटाफट से बच्चे आंसर देंगे. हाँ 5 सेकंड और. हाँ मैं आंसर दे रही हूँ. तो बच्चों जैसे लंका को माना जाता था ना कि सोने की नगरी है लंका, तो उसी सेम तरीके से एल डोराडो को माना जाता था कि एल डोराडो इज ऑल्सो द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड. और पता है लोगों को जब ये सुनने में आया, कह रहे एल डोराडो पूरी सोने की नगरी है, हर चीज सोने की बनी है, तो लोग बस लालच में निकल पड़े. बहुत से एक्सपीडिशन सफर पर निकल पड़ते हैं शिप में बैठ के अपने तैयार, हाँ कि चलो अब हम एल डोराडो को ढूंढेंगे और वहां से फिर सोना लेकर आएंगे, अमीर हो जाएंगे हम. तो द करेक्ट आंसर इज अ फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज द 25th क्वेश्चन. 25th क्वेश्चन एक तरीके से हम अपने क्विज के मिड पॉइंट पे पहुंच गए हैं. 25वां प्रश्न आप लोगों के लिए बच्चों, जल्दी से इसका आंसर लिखने के लिए तैयार रहिए. America's original inhabitants had no immunity against diseases that came from Europe. Dash in particular proved to be a deadly killer. अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पेनिश लोग थे, जो पोर्टुगीज लोग थे, वो इजीली लड़ाई जीत गए थे जब वो अमेरिका आए थे. अमेरिका के लोगों को उन्होंने हरा दिया था, लेकिन किसी वेपन की मदद से नहीं, बल्कि एक बीमारी की मदद से. तो ये कौन सी बीमारी थी बच्चों? जिस बीमारी कि अगर हम बात करें तो ये बीमारी जो थी काफी डेडली किलर बनी थी. बहुत से अमेरिकन इससे मर गए थे क्योंकि अमेरिकन के पास इम्यूनिटी नहीं थी अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिसीज. तो दे वर नॉट इम्यून. तो जैसे उनको एक दो, जैसे वो यूरोपियंस अपने साथ इस बीमारी का जर्म कैरी करके आते हैं, कुछ अमेरिकन को ये बीमारी लगती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, और बहुत से लोग क्योंकि इम्यूनिटी उनके अंदर नहीं थी वो मर जाते हैं और इजिली जो है यूरोपियंस वॉर जीत जाते हैं. कौन सी बीमारी थी? चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स या फिलेरिया? आई होप कि आप लोगों ने अभी तक ऑप्शंस को पढ़ लिया होगा. सो मैं यहाँ पर आंसर को भी रिवील कर देती हूँ. द करेक्ट आंसर हियर बाय इज स्मॉल पॉक्स.
याद रखिएगा बच्चों, स्मॉल पॉक्स की ये जो बीमारी है यहाँ के लोगों को लगती है, लोग मर जाते हैं, और इसीलिए जो है यूरोप वॉर जीत जाता है। हथियार की भी जरूरत नहीं पड़ी, बीमारी से जीतते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है 25वां क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे 26th क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। व्हाट इज द 26th क्वेश्चन, फटाफट से इसको देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट था, आज के टाइम में तो हम सभी को पता है कि अमेरिका कहाँ पर है, किधर सिचुएटेड है, वहां कौन लोग रहते हैं। बट बच्चों एक ऐसा समय था कि जब वर्ल्ड में अलग अलग जगहें जो थी उनको ये भी नहीं पता था कि यार कोई और जगह भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते थे, कोई ऐसे टीवी वगैरह ये सब थोड़ी चीजें थी, इतनी नॉलेज थोड़ी ना थी। तो उस टाइम पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करा था, जिनको पता चला था कि यार ये भी जगह है वर्ल्ड में। कौन थे वो? वास्को ड गामा, फर्डिनांड मैजेलन, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर कोपरनिकस। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, सभी को पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर करा था अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। ए, बी, सी या डी? फटाफट से हम लोग बता देंगे, ए, बी, सी या डी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हियर बाय इज ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, चलो, ऑल राइट, 27th क्वेश्चन पर आ गए हैं, फटाफट से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और 27th क्वेश्चन है, reduced role of dash and the rising importance of the Americas gradually moved the center of the world trade westwards। बच्चों बोला जा रहा है कि एक ऐसा देश था जिसका वर्ल्ड इकोनॉमी में एक टाइम पे बहुत दबदबा था, लेकिन जब वो देश अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, दूसरों से दूर कर लेता है, ट्रेड रिलेशंस अपने खत्म कर देता है, एक तरीके से दूर हो जाता है, सबसे कट ऑफ कर देता है हर किसी को, तो जब उसका वर्ल्ड इकोनॉमी में रोल कम होता रहा, तो जो वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर है ना वो वेस्टवर्ड्स, वर्ल्ड में ऐसे वेस्टवर्ड्स मूव करा, और यूरोप जो है वो वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बनता जा रहा था। यूरोप, अमेरिका, ये वाली जो साइड है वो वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बनती जा रही थी। बट किस देश का कम होने की वजह से रोल ऐसा हुआ है? चाइना, जापान, कोरिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बताइए, कौन सा देश है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके रिड्यूस रोल की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वेस्टवर्ड्स शिफ्ट हो गया? फटाफट से आप लोग बता रहे हैं मुझे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, चाइना। तो चाइना और इंडिया एक टाइम पे बहुत वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज थी, काफी ज्यादा बढ़िया जो है ट्रेड वगैरह यहाँ से चला करता था, सिल्क रूट की भी हमने बात सुनी है। बट बच्चों धीरे धीरे चाइना क्या करता है, अपनी इकोनॉमिक टाइज कट ऑफ कर देता है और खुद ही आइसोलेशन में चला जाता है, कहता है मेरे को किसी से कोई ट्रेड रिलेशन नहीं रखने, और इस वजह से चाइना का कम हुआ रोल वर्ल्ड इकोनॉमी में, और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, एक तरीके से हब जो है वो बन गया यूरोप, अमेरिका, ये वाली साइड, वेस्टवर्ड्स। ठीक है, चलो 28th क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। बच्चों आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियनिटी जो धर्म है, क्रिश्चियन जो रिलीजन है, इस रिलीजन के अंदर अलग अलग सेक्ट्स हैं, है ना। तो हम बात करते हैं कि एक सेक्ट है जो है कैथोलिक सेक्ट, एक सेक्ट है जो है प्रोटेस्टेंट सेक्ट। तो ये जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट है ना, ये स्टार्ट किया गया था किस व्यक्ति द्वारा? इरास्मस, मार्टिन लूथर, गुटेनबर्ग या फिर गुटेनबर्ग होना चाहिए, या फिर लुईस सेबेस्टियन मर्सियर। किस व्यक्ति द्वारा ये जो पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है वो स्टार्ट करी गई थी, और जो सेक्ट भी है वो इन्हीं के द्वारा ही स्टार्ट हुआ था। जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे, हु वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड दिस? जल्दी जल्दी, फटाफट से। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ओके। सो द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर। बच्चों एक तरीके से ये जो है कैथोलिक्स के खिलाफ जाते हैं, कैथोलिक्स के खिलाफ जाते हैं और ये अपनी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। और जिन भी लोगों ने, मतलब ऑल दोज हु वर प्रोटेस्टिंग, ठीक है, इन द क्रिश्चियन रिलीजन, ऑल दोज हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कैथोलिक्स, दोज वर द प्रोटेस्टेंट्स, और उन्होंने एक अपना अलग से सेक्ट फॉर्म कर लिया। तो इट वाज स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहली किताब कौन सी प्रिंट करी थी? सबसे पहली कौन सी मैकेनिकल प्रेस द्वारा छपी हुई बुक थी? डिक्शनरी, बैलेड्स, बाइबल या फिर द नॉवल? व्हाट वाज द फर्स्ट बुक दैट वाज प्रिंटेड बाय हिम? सभी को पता होना चाहिए, जोहान गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग को हम लोग एक बहुत ही बड़ी जो चीज है मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, उन्हीं की इन्वेंशन है ना। मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जो है उनके द्वारा ही चालू करी गई चीज है।
तो उन्होंने सबसे पहले किताब उसके थ्रू कौन सी प्रिंट करी थी? द करेक्ट आंसर हियर इज द बाइबल, ठीक है, द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस। बाइबल वाज द वेरी फर्स्ट बुक दैट वाज प्रिंटेड थ्रू द मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। ऑलराइट, चलिए 30th क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आ जाते हैं। अभी तक आई होप कि आप लोग अच्छे स्कोर पे चल रहे हो, ऑल्दो अगर फुल 29 और 29 नहीं तो अभी तक 20, 21, 22 अच्छा स्कोर है। कोई नहीं, अभी काउंट मत करने लग जाना, एंड में काउंट करेंगे। 30th क्वेश्चन है, फोक टेल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम पेजेंट्स इन जर्मनी, कंप्लीटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स बाय हुम? थॉमस पेन, एरास्मस, जीन जैकिस रूसो या फिर ग्रिम ब्रदर्स? तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बहुत सी लोक कथाएं जो हैं गांव गांव जा जाकर किसानों द्वारा किसानों से सुनी गई थी, कलेक्ट करी गई थी लोक कथाएं, और फिर उन लोक कथाओं को एक तरीके से बच्चों की कहानियों का आकार दिया गया था, उनको छापा गया था, पब्लिश करा गया था, किसके द्वारा? कौन से वो लोग थे जिन्होंने इन लोक कथाओं को चिल्ड्रन स्टोरीज का फॉर्म देकर उसको पब्लिश करा था, बेसिकली पर्टिकुलरली फॉर द चिल्ड्रन? कौन थे इनमें से? फटाफट से हम लोग ABCD ऑप्शन में से सिलेक्ट करके जल्दी जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे क्या है करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ग्रिम ब्रदर्स। बच्चों ये जो ग्रिम ब्रदर्स थे इन्होंने बहुत सारी फोक टेल्स को इकट्ठा करा, फिर उन फोक टेल्स को इकट्ठा करके इन्होंने उनको कंपाइल करा, और कंपाइल करके इन्होंने उसको पब्लिश करा। जैसे आप बहुत सी कहानियां सुनते हो, लिटिल रेड राइडिंग हुड, स्नो वाइट, है ना, सिंड्रेला, तो ये सारी कहानियां ये बचपन में हम लोगों ने भी पढ़ी है ना, ये सारी ग्रिम ब्रदर्स ने इनिशियली जो है उनको चिल्ड्रन स्टोरीज का फॉर्म दिया था। हम भी पढ़ते हैं आज तक, मेरे को तो अभी भी पढ़ा दो, मेरे को तो वो ज्यादा ही अच्छी लगती है अभी भी। चलिए द 31st क्वेश्चन इज, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज ब्रॉट बाय द? बच्चों भारत के अंदर सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आता है? पोर्टुगीज मिशनरीज, फ्रेंच मिशनरीज, डच मिशनरीज या इंग्लिश मिशनरीज? कौन लेकर आया था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिशनरीज का क्या मतलब है। मिशनरीज वो सारे लोग होते हैं जो अपने धर्म को फैलाने के लिए आते हैं, ठीक है, अपने धर्म को फैलाने के लिए आते हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू या वैसे भी स्प्रेड करने के लिए। सो ऑल दिस मिशनरीज हु केम टू इंडिया, इनमें से लेकिन कौन सी मिशनरीज हैं यहाँ पर, कौन से पर्टिकुलर रीजन की, जो कि प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में लेकर आए थे, जिनको कंट्रीब्यूट करा जाता है कि दे आर द वंस हु ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया, हु इंट्रोड्यूस्ड इट? ऑल राइट, ठीक है, चलिए तो मैं आपको जवाब देती हूँ। द करेक्ट आंसर इज द पोर्टुगीज मिशनरीज। ऑप्शन ए, पोर्टुगीज मिशनरीज आर द वंस हु ब्रॉट द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। हाँ ठीक है, चलो ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन पे चल रहे हैं, फटाफट से हम चलेंगे 32nd क्वेश्चन पे। क्या है 32nd क्वेश्चन? लेट अस लुक एट इट। पूछा जा रहा है बच्चों, व्हाट इज वेलम? वेलम क्या है? अ बेस मेड फ्रॉम सिंथेटिक से बनाया जाने वाला है कुछ। अ पार्चमेंट, एक ऐसा टुकड़ा जो कि एनिमल स्किन, जानवर की चमड़ी से बनाया जाता था। तीसरी चीज है बेस मेड फ्रॉम क्लॉथ टू राइट ऑन, कपड़े से एक बेस बनाया जा रहा है, या फिर पेपर मेड फ्रॉम द बार्क, तो ट्री की बार्क से एक पेपर बनाया जा रहा है। व्हाट वाज वेलम? जल्दी जल्दी से मुझे आप ABCD में से सिलेक्ट करके बताएंगे कि वेलम था क्या, वहम नहीं, वेलम, फटाफट से। ऑल राइट, ठीक है, चलिए तो लेट मी टेल यू द आंसर टू दिस। द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। बच्चों एनिमल्स की चमड़ी से एक पार्चमेंट बनाया जाता था, मतलब एक ऐसे टुकड़ा सा होता था और उसी पे लिखा जाता, पेपर की तरह उसको यूज करा जाता था, ठीक है। एंड इट वाज एक्चुअली प्रेफर्ड बाय द एलीट्स। तो जितने भी हाई क्लास एलीट लोग होते थे वो इसी वेलम को प्रेफर करते थे। वो कहते थे नहीं नहीं, पेपर पे हमको लिख के मत दो, हमें वेलम पे लिख कर दो। तो वही बात है ना, जितने अमीर उनके अमीरों के अमीरों वाले शौक, तो ये उनके शौक थे कि हमें वेलम पे लिखी हुई चीजें चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 33rd क्वेश्चन पर। और ये क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डिवेलप्ड इन डैश जापान एंड कोरिया which was a system of hand printing। सबसे पुरानी काइंड की, सबसे पुराने टाइप की जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो कहां पर डेवलप हुई थी? डैश जापान एंड कोरिया। मतलब जापान और कोरिया तो थे ही, जापान और कोरिया के साथ साथ एक और जगह थी जहां पर सबसे पुराने समय में हम कह सकते हैं कि प्रिंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था, प्रिंट टेक्नोलॉजी आई थी, जो कि हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था, यानी कि हाथ से छपाई होती थी। कौन सी जगह की बात हो रही है? इंडिया, ब्रिटेन, चाइना या जर्मनी? ABCD में से बच्चे आप लोगों को सिलेक्ट करना है,
फटाफट से सिलेक्ट करना है, जल्दी जल्दी से। ऑल राइट, आई एम वेटिंग। फटाफट से सिलेक्ट करेंगे सारे के सारे लोग एंड हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी को पता है हैंड प्रिंटिंग, हाथ से छपाई वाली बात हो रही है, हाथ से छापने की बात हो रही है। इनिशियली कहाँ पे शुरुआत करी गई थी, तो इट वाज डेफिनेटली चाइना। चाइना को भूल मत जाना भाई, हर जगह आएगा चाइना। चलो नेक्स्ट 34th क्वेश्चन को देख लेते हैं। As Western powers established their outposts in China, Dash became the hub of the new print culture। और जो वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो एक तरीके से चाइना में एस्टैब्लिश करने लगते हैं, मतलब वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने लगती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक तरीके से हम कहते हैं चाइना के अंदर कौन सी जगह थी, चाइना के अंदर कौन सी जगह थी जहां पर एक तरीके से एक हब बन गया था प्रिंट कल्चर का, जहां बहुत सारी किताबें प्रिंट हो रही हैं, जहां हर चीज हो रही है, जहां वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी, तेजी से प्रिंट होने लगा था हर चीज। शंघाई, बीजिंग, ग्वांगझाओ या फिर हांगकांग, विच वॉज द प्लेस? यू हैव टू टेल मी फटाक से, फटाफट से। ऑल राइट, ठीक है, तो यहां पर द करेक्ट आंसर इज शंघाई। 34th का हमारा है ऑप्शन ए, शंघाई। ठीक है, याद रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट 35th क्वेश्चन। China already had the technology of woodblock printing. Marco Polo brought this knowledge back with him too. बच्चों, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाइना के पास पहले से ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जहां पे क्या था, लकड़ी के सांचे होते थे और उन सांचों के ऊपर इंक रब करा जाता था और फिर उससे छापा जाता था। तो सबसे पहले ये जो हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक थी चाइना में ही डेवलप हुई थी, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना में ऑलरेडी मौजूद थी। फिर जो है मार्को पोलो, जो कि एक ट्रैवलर थे, वो चाइना में एक टाइम पे थे, तो उन्होंने जो है इस टेक्नोलॉजी को देख लिया था, उनको पता चल गई थी ये टेक्नोलॉजी, और वो इसी टेक्नोलॉजी को वापस लेकर जाते हैं कहां पर, कहां पे लेके जाते हैं? इटली, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस? ऑब्वियसली यूरोप में तो लेकर गए थे, लेकिन यूरोप में कौन सी जगह में वो इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले पहुंचाते हैं, आपको ये बताना है, ए, बी, सी और डी में से। फटाफट से, इटली, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन या फिर फ्रांस? फटाफट से बच्चों, ए, बी, सी, डी में से आंसर देंगे आप लोग। ऑल राइट, ऑल राइट, तो कहां लेकर आए थे? इटली में लेकर आए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, मार्क कर लीजिए अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन ए सही जवाब दिया है तो। 36th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 36th क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जोहान गुटेनबर्ग developed the first known printing press in the 1430s in Strasbourg, which is located where? बच्चों, जोहान गुटेनबर्ग ने फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस बनाई, सबसे पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई, ठीक है, 1430s में बनाई, स्ट्रासबर्ग में बनाई। लेकिन स्ट्रासबर्ग है कहां पर? क्या ये ग्रेट ब्रिटेन में है, क्या ये जर्मनी में है, क्या ये यूएसए में है, या फिर क्या ये फ्रांस में है? ए, बी, सी, डी में से आपको फटाफट से अपने आंसर्स देने हैं, जल्दी जल्दी से आपको बताना है कि कहां पर है स्ट्रासबर्ग। फटाफट, आइसबर्ग नहीं है, स्ट्रासबर्ग है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। ऑल राइट, ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। मैं आंसर बता देती हूँ, तो इट इज इन जर्मनी, ऑप्शन बी जर्मनी। हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा डगमगा गए हो, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जर्मनी करेक्ट आंसर था। 37th क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, प्रवेश कर लिया है हम लोगों ने। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर wrote the 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the dash। बच्चों, मार्टिन लूथर जी एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, धर्म के नाम पर वो उन्होंने बहुत परिवर्तन वो लेकर आए थे धार्मिक रूप से, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी थी 95 थीसिस, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था, बहुत ज्यादा आलोचना करी थी। किसकी? रोमन कैथोलिक चर्च की, प्रोटेस्टेंट्स की, ऑर्थोडॉक्स चर्च की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? एबीसीडी में से आपको बताना है। अभी अभी हमने सिमिलर, एक बहुत सिमिलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था। अगर आपने उस क्वेश्चन में हल्का सा दिमाग लगाया हो तो आप दिमाग लगा के इसका भी सही जवाब दे सकते हैं। एबीसीडी में से आपको बताना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर ऑल्सो इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज द रोमन कैथोलिक चर्च। बच्चों याद रखिएगा, कैथोलिक्स क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट था। कैथोलिक चर्च जिस हिसाब से चलता था, कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिसेस होती थी, रिलीजियस जो भी चीजें होती थी, उन सभी का विरोध करा था मार्टिन लूथर ने। उन सभी का विरोध, प्रोटेस्ट करा था मार्टिन लूथर ने, और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चालू करी थी, जिसमें जितने भी लोग शामिल हुए तो एक अलग उन्होंने सेक्ट बना लिया, प्रोटेस्टेंट सेक्ट बना लिया क्रिश्चियनिटी के अंदर ही।
तो बेसिकली प्रोटेस्टेंट सेक्ट का इमरजेंसी इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने कैथोलिक्स को अपोज करा था, रोमन कैथोलिक चर्च को अपोज करा था। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन में पूछा गया है डैश बिगैन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। कौन थे जिन्होंने एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स को मेंटेन करना चालू कर दिया था 1558 से? वाज इट द रोमन चर्च, वाज इट द ऑर्थोडॉक्स चर्च, वाज इट द प्रोटेस्टेंट्स, या वाज इट द मोनार्क्स? किसने जो है एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स चालू कर दिया था? मतलब इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स का मतलब है कि ऐसी किताबों के नाम उसमें मेंशन कर दिए गए थे जिनको प्रोहिबिट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ये सारे सर्कुलेट भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, कौन जो है यहाँ पे कर रहा है ये हरकतें, बताइए फटाफट से। हाँ जी, सो द करेक्ट आंसर हियर इज द रोमन चर्च। बच्चों रोमन कैथोलिक चर्च जो था उन्होंने ही ये हरकत करी थी, उन्होंने ही जो है एक प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स बना दिया था कि हमारे रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, तो जो जो कुछ बोल रहे थे तो वो सारे किताबें उस इंडेक्स में डाल दी। 39th क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत सिंपल है, फटाफट से मैं पढ़ देती हूँ। डैश इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पॉकेट साइज बुक्स that are sold by traveling peddlers called the chapmen, which became popular from the time of the 16th century print revolution। और जो पॉकेट साइज बुक्स थी, छोटी छोटी बुक्स थी, पॉकेट में भी रख के घूम सकते थे। ठीक है, चैपमैन द्वारा, चैपमैन जो पेडलर्स थे जो साइकिल पे इधर उधर जाके बुक्स को बांट रहे थे, मतलब बेच रहे थे, वो किताब का नाम क्या था? सिंपल सी चीज है, किताब का नाम क्या था? चैप बुक, एल्मनैक, डिनोमिनेशंस या फिर नन ऑफ द अबव। एबीसीडी में से फटाफट से 1 सेकंड लगना चाहिए इसका आंसर बताने के लिए आप लोगों को, 1 सेकंड, ज्यादा टाइम वेस्ट भी मत करना है इसमें, 1 सेकंड। ऑलराइट, क्या है, क्या है सही जवाब? सही जवाब है चैप बुक। चैप बुक इज द करेक्ट आंसर। तो चैप बुक वर सोल्ड बाय चैपमैन। ठीक है, पॉकेट साइज बुक्स थी, चैपमैन इनको बेच रहे थे और 16th सेंचुरी में ये पॉपुलर हो गई थी। ऑलराइट, चलो 40th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 40वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 40वां प्रश्न क्या है? रोमांटिसिज्म रेफर्स टू, रोमांटिसिज्म किस चीज को रेफर करता था बच्चे? कल्चरल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट या फिर लिटरेरी मूवमेंट? रोमांटिसिज्म का क्या मतलब था इनमें से? क्या ये कल्चरल मूवमेंट थी, क्या ये धार्मिक मूवमेंट थी, राजनीतिक मूवमेंट थी, पढ़ाई लिखाई की कोई मूवमेंट थी, क्या थी? बहुत ही सिंपल, वेरी इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, फटाफट। क्या है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट। बच्चों बेसिकली जब हम रोमांटिक नेशनलिज्म की बात करते हैं उसका सिंपली यही मतलब था कि कल्चर के बेसिस पे आप लोग नेशनलिज्म की भावना को जागरूक करना चाह रहे थे, संस्कृति के बेसिस पे आप लोग नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उसको उजागर करना चाह रहे थे लोगों में। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से हम लोग इन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और फिर बच्चों आप लोग अपने स्कोर को टैली कर सकते हो। अभी तक अगर आपके सारे के सारे जवाब सही हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती, तो कोशिश कीजिएगा कि बाकी भी सारे जवाब आपके सही रहे, और कोई सही ना भी रहे तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्या ही हो जाएगा, गलतियां ही तो पकड़ी जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन, काफी ज्यादा सिंपल। हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि प्रूशिया के अंदर, प्रूशियन एम्पायर था पहले तो, बाद में जर्मनी बना ना, तो प्रूशिया के अंदर जंकर्स बोलते थे जिन लोगों को, वो लोग कौन थे? किसको जंकर्स बोला जाता था? मिलिट्री ऑफिशियल्स को, लार्ज लैंड ओनर्स को, फैक्ट्री ओनर्स को, या फिर अरिस्टोक्रेटिक नोबल्स को? किसको जंकर बोला जाता था? फटाफट से यहाँ पर आपको बताना है कि हु वर नोन एज द जंकर्स। जल्दी जल्दी, ए बी सी या डी, फटाफट। Who were known as the Junkers? Who were referred to as the Junkers? All right, ठीक है, let us discuss this। तो बच्चों यहाँ पर the correct option is option B, large landowners। तो जो लोग बड़े बड़े जमींदार थे उनको जंकर्स बोला जाता था। अगर आपको याद हो कि आपने वर्ड कहाँ पे पढ़ा है तो याद कीजिए वो वाला इवेंट, कौन सा इवेंट? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाले इवेंट को याद कीजिए बच्चों, जब लिबरल नेशनलिस्ट ने कोशिश करी थी कि वो जो है जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाएंगे,
लेकिन किंग ने मिलकर, मोनार्की जो थी, जो नोबिलिटी थी और जो लार्ज लैंड ओनर्स, जो हमारे जंकर्स थे, इन सभी ने मिलकर नेशनलिस्ट की इस कोशिश को दबा डाला था, सप्रेस कर दिया था। ठीक है, तो दिस वाज द होल थिंग। फिर आते हैं 42nd क्वेश्चन पर, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो है प्रोक्लेम करा गया था एज द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। जब इटली बच्चों एक नेशन स्टेट बन जाता है तो उसके सबसे पहला राजा जो है, फर्स्ट किंग जो है यूनाइटेड इटली का, किसको बनाया जाता है आफ्टर इटली वाज यूनिफाइड? निकोलस टू, किंग जॉर्ज टू, विलहेल्म फोर या फिर विक्टर इमानुअल टू? फटाफट से एबीसीडी में से आप लोग मेरे को अपना जवाब देंगे। ठीक है, 5 more seconds and I will tell you the answer. All right, 5 more seconds. All right, yes. So यहाँ पर the correct answer is विक्टर इमानुअल टू। तो बच्चे जो विक्टर इमानुअल टू थे, इनको बनाया गया था किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ठीक है, तो इटली जब यूनिफाई होता है, यानी कि जब एक तरीके से हम देखते हैं कि नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन, सदर्न रीजन और जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का किंगडम था, सब जो जगहें थी वो यूनिफाई हो चुकी थी, इटालियन फोल्ड में आ गई थी, इटली नेशन स्टेट बन गया था। तब विक्टर इमानुअल टू, जिन्होंने एक्चुअली इटली को यूनिफाई करवाया था, उन्हीं को ही इटली का राजा बना दिया जाता है, जो कि प्रिंसली स्टेट में रहते थे। नेक्स्ट, हु सेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसने ये लाइन बोली थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? जब फ्रांस छींक मारता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। किसने ये लाइन बोली थी? गैरिबॉल्डी, मजीनी, मेटर्निच या फिर बिस्मार्क? हु सेड दिस? फटाफट से मेरे को बताएंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से। ओके, ऑल राइट, शुड आई डिस्कस कर दूं ना? हाँ, तो ये लाइन बोली गई थी मेटर्निच द्वारा। बच्चों, मेटर्निच कौन थे? मेटर्निच एक कंजर्वेटिव थे और वो देख रहे थे कि जैसे ही क्रांति फ्रांस में होती है, पूरे यूरोप में जो है लोग क्रांति करने के लिए लग जाते हैं, क्रांति करना चाहते हैं। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे हो रही थी और वो कहते हैं हर चीज़ जो फ्रांस से शुरू होती है वो पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल जाती है। तो दिस वाज सेड बाय मेटर्निच। ऑलराइट, let's move ahead to the next question, 44th question. क्या है क्वेश्चन? Which treaty recognized Greece as an independent nation? कौन सी ऐसी संधि थी जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रेकग्नाइज करा था, रेकग्निशन दिया था? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर ट्रीटी ऑफ लॉसेन? कौन सी ट्रीटी, कौन सी संधि ने, बच्चों आप सभी को पता होनी चाहिए, ये चीज काफी ज्यादा सिंपल है। कौन सी ट्रीटी ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट देश की तरह रिकॉग्निशन दी थी? वेरी सिंपल। ऑल राइट, द करेक्ट आंसर इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था और मेरे को पता है ये सबने सही भी किया होगा। 45th क्वेश्चन है, ऑटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्परर ऑफ? बच्चों, ऑटोमन एम्पायर जो था, इसको कौन से एम्परर रूल कर रहे थे? ऑटोमन एम्पायर जिसने बाल्कन रीजन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर रखा था, कौन से एम्परर, किस जगह के एम्परर थे जो इसके राजा थे? टर्की, मैं प्रूशिया बोल रही थी, टर्की, रशिया, ब्रिटेन या प्रूशिया? ठीक है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। फटाफट से, ए, बी, सी या डी? क्या है इसका आंसर? सभी को पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज तुर्की। टर्की इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 46th क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीव्स सिंबलाइज? बच्चों, ओक ट्री होता है, ओक ट्री की पत्तियां होती हैं, ओक लीव्स, उसका ताज पहनाकर किसको पहनाया था? ताज याद है किसको पहनाया था? तो क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहनाया गया था जर्मन एलिगरी जो थी, जिनका नाम था जर्मेनिया जी। जर्मेनिया जी को ताज पहनाया गया था ओक लीव्स का, है ना? और ये जो ताज था ये क्या सिंबलाइज करता था? करेज, हीरोइज्म, पीस या टॉलरेंस? व्हाट डिड इट सिंबलाइज? किस चीज के लिए इट यूज्ड टू स्टैंड फॉर? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जर्मन ओक जो है वो एक तरीके से हीरोइज्म को सिंबलाइज करता था। जैसे हीरो होता है ना एक मूवी का, क्या होता है हीरोइज्म, कि हीरो जो है वो लड़ मरेगा किसी से भी, एंड में हीरो की ही जीत होगी। तो वही, तो हीरोइक एट्रीब्यूट्स, हीरोइज्म को सिंबलाइज करता था जर्मन ओक। एंड उसी के पेड़ की पत्तियां जो हैं वो जर्मेनिया जी को पहनाई गई थी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो पोर्ट्रेड एज अ हीरो।
ठीक है, फॉर द नेशन। चलिए, heroism is the correct answer. Okay, all right. Next, who set up the औध किसान सभा? औध मतलब अवध किसान सभा। किसने इस सभा को बनाया था? अलूरी सीताराम राजू, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू एंड शौकत अली, या फिर महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा बच्चों ये औध किसान सभा बनी थी? फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे ए, बी, सी और डी में से। Who formed it? Who set it up? जल्दी जल्दी, क्या है करेक्ट आंसर? फटाफट से बताओ मुझे। चलिए, तो अवध किसान सभा या औध किसान सभा बनाई गई थी, सभी को पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। और मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं बच्चों, हम लोग देखते हैं कि अवध के अंदर पेजेंट स्ट्रगल ऑलरेडी चल रहा था। हमारे हम बोल सकते हैं जो जितने लोग वहां पर जमींदार थे उनके खिलाफ, ठीक है, जो बेगार कराते थे पेजेंट से और जो उनको पैसा भी नहीं देते थे उनके काम का, और जबरदस्ती जबरन उनसे काम करवाते थे। और ये सारा जो स्ट्रगल है, अब कांग्रेस पार्टी को लगा कि यार हम लोग इस स्ट्रगल को नॉन कोऑपरेशन का हिस्सा बना सकते हैं, हम इसको एक तरीके से उसमें शामिल कर सकते हैं। सो वो जाते हैं विलेजेस, अवध में विलेजेस के अंदर टूर करने लगते हैं एंड बाद में वहाँ की समस्या को जानते हैं और अवध किसान सभा को भी बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र द्वारा। बाबा रामचंद्र लीडर थे इस मूवमेंट के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट या मैसेकर जो है, जब जनरल डायर घुसते हैं जलियांवाला बाग के अंदर, बहुत सारे जितने लोग होते हैं वहाँ पे उनको मार देते हैं। कब की बात है ये? 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 27 अक्टूबर 1919 या 10 मार्च 1919। ये काफी इजी डेट है लर्न करने को, क्योंकि ये जो इवेंट हुआ था ये पर्टिकुलरली एक फेस्टिवल था उस दिन पंजाब का, बहुत ही फेमस, और उसी दिन ये इवेंट हुआ था। बैसाखी का मेला लगा हुआ था, बैसाखी का ही इवेंट था और उसी दिन जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि बैसाखी कब आती है, और अगर आपको ये पता होगा यू विल ऑल्सो नो कि इट इज 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, फटाफट से हमारा स्कोर हमारे आगे आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी? वह जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था, कॉल ऑफ कर दिया गया था गांधी जी द्वारा, क्योंकि बहुत से लोग वायलेंट हो गए थे, जाने जा रही थी, बट एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसके होने के बाद गांधी जी ने बंद ही करवा दिया था। प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी का अरेस्ट, या फिर चौरी चौरा इंसिडेंट? विच वॉज द पर्टिकुलर थिंग जिसकी वजह से इस नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन को ही खत्म कर दिया जाता है? फटाफट से आप मुझे बताएंगे ABCD में से, जल्दी जल्दी। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों को पता है तो इट्स वेरी वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज द चौरी चौरा इंसिडेंट। लास्ट क्वेश्चन पे फटाफट से आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस, कौन सी ऐसी प्रोविंस थी बच्चों ब्रिटिश इंडिया के अंदर जिसने की काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करा था, इलेक्शंस का बहिष्कार नहीं किया था? नॉन कोऑपरेशन के चलते हर जगह पर इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जा रहा था हम इंडियंस द्वारा, लेकिन एक ऐसी जगह थी जहां पर इन इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया गया था। उसके पीछे एक रीजन था, अभी वो भी बताऊंगी, लेकिन कौन सी प्रोविंस थी? मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर लखनऊ? ABCD में से फटाफट से मुझे बताइए कि विच इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, A, B, C या D? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा मद्रास। मद्रास की जो प्रोविंस थी, यहाँ पर काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि मद्रास के अंदर थी बच्चों हमारी जस्टिस पार्टी, और जो जस्टिस पार्टी थी, जस्टिस पार्टी वाज अ पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। और उस टाइम पर क्योंकि कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा प्रेवलेंट था और इस वजह से नॉन ब्राह्मण्स को कभी भी जो है पॉलिटिकल पावर नहीं मिलती थी, और जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण्स के लिए पॉलिटिकल पावर सिक्योर करना चाहती थी, एंड दैट इज द रीजन कि वो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना जो है मार्क्स को स्कोर करा होगा इस MCQ टेस्ट में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों, और भी मैं ऐसे बहुत सारे सेशंस लाती रहूंगी जहां पर आप लोगों की जो प्रैक्टिस है बोर्ड एग्जाम की वो बिल्कुल चलती रहेगी, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट करके रख दिया है, वो आपके लिए अवेलेबल है। सारे के सारे 1 शॉट लेक्चर्स बच्चों, जितने SST के चैप्टर्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो कि रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है CBSE के, वो सारे चैप्टर्स बनाकर आप लोगों के लिए
हमने जो है यूट्यूब पे अपने डाल दिए हैं, रख दिए हैं, पूरी प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। आप लोग जाकर जो भी आपको चैप्टर देखना है उसको उठा के देख सकते हैं। और अब जो टाइम है वो प्रैक्टिस का टाइम है, जितनी ज़्यादा हम आपसे आपकी जो है प्रैक्टिस करा सकते हैं बोर्ड्स की वो करवाएंगे। तो आप जो है बने रहिए इस चैनल के साथ, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और जितने भी नंबर आप लोगों के आए हैं ईमानदारी से, ठीक है, उनको कमेंट्स के अंदर लिख दीजिए, शेयर कर दीजिए इस सेशन को अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, और उनको भी बता दीजिए इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुन साइनिंग ऑफ।